हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। हम पहले आज चैप्टर रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स भी शेयर कर सकती हूँ। चलो, लेट्स स्टार्ट। राशिदा's क्वेश्चन। Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो ये कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है राशिदा के क्वेश्चन से कि राशिदा एक न्यूज़पेपर रीड कर रही है जिसमें उसकी आईज एक टॉपिक पे एक हेडलाइन पर गई है जहाँ मैंशनड है 100 ईयर्स अगो। तो वहाँ पे ये लाइन मेंशन है 100 ईयर्स अगो। एंड राशिदा ने जब वो रीड की टॉपिक तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि 100 ईयर्स अगो के बारे में कैसे किसी को पता चला होगा, कैसे सबको ये नॉलेज है कि हाँ 100 ईयर्स अगो ये हुआ था या यहाँ पे कैसे लोग थे। हाउ दे हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट 100 ईयर्स अगो। तो इस चैप्टर में भी अगर मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करूँ तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में भी हम यही सब पढ़ेंगे कि कहाँ पहले लोग रहते थे। फिर उसके बाद हम रीड करेंगे कि मूवमेंट्स ऑफ पीपल क्या था, पीपल कैसे मूव होने लगे। पहले वो स्कैटर्ड रहते थे, अलग अलग वहाँ पे मैप में रहते थे, बट देन वो सब कैसे मूवमेंट हुआ उनके बीच में। वी वुड बी गोइंग टू स्टडी दैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लैंड पे वो रहे थे, कौन सी डेट में। वी वुड बी गोइंग टू रीड द डेट्स ऑल्सो कि कब ये मूवमेंट हो रहा था। फिर हम ये भी रीड करेंगे कुछ जो एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू हमें उस टाइम के लोगों के, किंग के या कॉमन पीपल की लिविंग के बारे में पता चला है, हम वो भी रीड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट हम ऑल्सो इस चैप्टर में एक रीड करेंगे कि व्हाट डू डेट्स मीन। जैसे हम डेट्स रीड करते हैं, आप हिस्ट्री में खास तक कि अभी आगे भी इनकमिंग चैप्टर्स में आप रीड करोगे तो डेट्स के ईयर्स के आगे यूजुअली मेंशन होता है बीसी और एडी। सो बेसिकली व्हाट इज डू यू मीन बाय बीसी और एडी, इसको कैसे आपको याद रखने के लिए, कैसे मेमोराइज करने के लिए कैसे याद रखोगे, बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. So basically क्या होगा कि अगर मेरे को ये जो चैप्टर ही है कि what, where, how and when, तो अगर मुझे सिर्फ कल के बारे में पता करना हो कि हाँ कल क्या हुआ था, कल बहुत कुछ हुई होगी न्यूज़ अपार्ट इंडिया के अपार्ट भी जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, अगर मुझे वो जानना है कि हाँ कल भी तो एक हिस्ट्री हो गई, दैट इज ऑल्सो जो भी टाइम बीत रहा है दैट इज हिस्ट्री। तो अगर मुझे कल के बारे में जानना है कल क्या हुआ था, तो व्हाट कहाँ से मैं पता कर पाऊंगी कि हाँ कल क्या हुआ था। मैं माइट भी न्यूज़पेपर रीड कर लूँ या टेलीविज़न देख लूँ, रेडियो सुन लूँ, तो मतलब इन सब जगहों से मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ कल क्या हुआ था, हिस्ट्री में कल क्या रिपीट हुआ है। अगर मुझसे कोई पूछे कि लास्ट ईयर क्या हुआ है, तो बेसिकली लास्ट ईयर का भी हम याद रख सकते हैं कि आप किस क्लास में थे। जैसे आप 5th क्लास में थे तो क्या हुआ था, या फिर अगर आपको नहीं पता, अगर वर्ल्ड रिलेटेड नॉलेज है तो आप किसी ऐसे पर्सन से पूछ सकते हो जिसको उसकी नॉलेज हो, या आप न्यूज़ वगैरह भी रेफर कर सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो लास्ट ईयर का भी हम देख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग पीरियड अगो। बट अगर कोई आपसे लॉन्ग टाइम का पूछ ले कि व्हाट हैड हैपन अबाउट 100 ईयर्स अगो या 200 ईयर्स अगो, क्या हुआ था, उसके बारे में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसके बारे में बता पाओ। आप भी नहीं बता पाओगे कि हाँ 100 ईयर्स अगो क्या हुआ था, 200 ईयर्स अगो क्या हुआ था। ठीक है, वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में ठीक है हम पता कर रहे हैं, पर क्या पता कर सकते हैं हम पास्ट के बारे में। वॉट ऑल डिटेल्स कैन वी रीड अबाउट द पास्ट। There are several things we can find out: what people eat, the kind of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children play, the story they heard, the play they saw, the songs that were sung. तो बेसिकली हम ये तो जान रहे पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, बट हमें जानना क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें उसमें से गैदर करनी है हिस्ट्री से।
सो हम बेसिकली क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस समय पीपल क्या, लोग क्या खाते थे, कौन से क्लोथ्स पहनते थे, वो कैसे घरों में रहते थे। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय जो ऑक्यूपेशन था लोगों का वो क्या था, हंटर्स क्या करते थे, उनकी लाइफ कैसे होती थी, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग हैं ये कैसे उस टाइम सर्वाइव करते थे, ये ऑक्यूपेशन उस टाइम थे भी या नहीं थे, तो कैसे ये इवॉल्व हुए, उस समय के बच्चे क्या गेम खेलते थे, क्या स्टोरी सुनते थे, कौन से प्ले वो देखते थे और कौन से सॉन्ग्स वो सिंग करते थे या डांस कौन सा करते थे। तो हम ये सब डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको फिर फाइंड आउट करके हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है, जो कि आपके लिए एक चैप्टर बन जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डिड पीपल लिव। Find the river Narmada on map 1, page 2. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected root, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. सो बेसिकली अगर हम ये अब समझें कि ठीक है, अब पीपल तब उस समय लोग कहाँ रहते थे, तो मोस्टली पीपल कहाँ रहते थे, दे लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर, वो रिवर के किनारे, ठीक है, तट पर उसके रहना पसंद करते थे। अब वो रिवर के किनारे क्यों रहना पसंद करते थे, तो अब आप ये देखो आजकल के एनवायरनमेंट में तो क्या है कि हमारे घर में बोरिंग हो रखी है, वी आर इजिली गेटिंग वाटर, ऐसा नहीं है कि हमें रिवर और लेक्स जाना पड़ रहा है, वहाँ से पानी लेके आना पड़ रहा है। अब तो एडवांसमेंट के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी हो गई कि हर घर में पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट उस टाइम जब वहाँ पे कुछ भी इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम क्या होता था, लोग पसंद करते थे रिवर के अलॉन्ग साइड की, हाँ, बैंक ऑफ रिवर के आसपास रहना, कि रिवर के तट के अगर पास रहेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है कि उनको आराम से जब भी पानी चाहिए होगा, क्योंकि वाटर इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द सर्वाइवल, ठीक है, तो उनको चाहिए होगा पानी जब भी पीना है, तो ऐसा नहीं कि दूर जाना पड़ रहा है 1 घंटे वॉक करके तब पानी मिल रहा है, नहीं, पानी जब भी चाहिए होगा सामने ही होगा, मिल जाएगा इजीली। तो इसीलिए तब पीपल कहाँ रहना पसंद करते थे, वो रहना पसंद करते थे नियर द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। और वहाँ मतलब यूजुअली वो किस रिवर के अलॉन्ग रहते थे, नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश के अलॉन्ग साइड है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 1 सेकेंड, ये है हमारा मैप, तो पेज नंबर 2 पे आप अपनी बुक्स में देख सकते हो। तो देखो जैसे ये नर्मदा रिवर है ना, तो इसके अलॉन्ग साइड पीपल रहते थे, मोस्टली पीपल यहाँ पे रहते थे। और ये नर्मदा किस स्टेट में से होके गुजर रही है, ये मध्य प्रदेश है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ किस स्टेट से होकर गुजर रही है। अगर आप लिंक करके करोगे तो आपको कोई भी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं लगेगी टू मेमोराइज। तो हमेशा याद रखो, मैप में ज़रूर देख लो कि वो जगह कहाँ पर है, वो रिवर कहाँ से निकल रही है। तो हमने ये स्टडी किया कि वो नर्मदा अलॉन्ग साइड, नर्मदा के बैंक के अराउंड वो लोग रहते थे फॉर सेवरल 1000 ईयर्स। वो लोग यहाँ पे स्टे करते थे, रहते थे पहले। कुछ जो बहुत ही ज़्यादा अर्ली पीपल थे जो यहाँ पे रहते थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। उसका मतलब क्या है कि दे वर वेरी मच स्किल्ड इन गैदरिंग देयर फूड। उनको अपना फूड गैदर करने का मतलब इजीली पता था, उनको ये परेशानी नहीं होती थी कि हाँ मुझे फूड कहाँ से मिलेगा। दे वुड बी इजीली एबल टू हैंडल कि हाँ आज फूड चाहिए तो कहाँ से फूड मिलेगा, उनको इस चीज़ की नॉलेज होती थी। तो बेसिकली इसलिए उनको कहा जाता था स्किल्ड गैदरर्स। उनको ये पता रहता है कि वास्ट वेल्थ प्लांट्स, कौन से प्लांट्स जो हैं वो इटेबल होते हैं, किस फॉरेस्ट में होंगे, उनकी कौन सी रूट्स इटेबल होती हैं, कौन से फ्रूट्स होंगे मिल जाएंगे, और कौन से फॉरेस्ट से हमें क्या फूड मिल जाएगा, क्या फ्रूट मिल जाएगा। दे वर वेरी मच स्किल्ड इन नोइंग एंड हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था स्किल्ड गैदरर्स। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। और अपार्ट फ्रॉम ये फ्रूट्स इकट्ठा करना, रूट्स वगैरह, ये सब वेल्थ ऑफ द प्लांट्स, इन सब के साथ साथ वो हंट भी करते थे एनिमल्स के, ठीक है। जो एनिमल्स को है वहाँ पे हंट करके उनको भी खाते थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो पीपल का उस टाइम मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, वो स्किल्ड हंटर्स थे एंड स्किल्ड गैदरर्स थे। और वो एक तो बैंक ऑफ द रिवर के पास रहना पसंद करते थे कि हाँ ठीक है किसी रिवर के तट के पास रहेंगे, या फिर वो दूसरी जगह कहाँ पे रहना पसंद करेंगे,
कि फॉरेस्ट के नियर बाय, जिससे उनको खाना भी आसानी से मिल जाए और पानी भी आसानी से मिल जाए। Moving to next paragraph. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. अब सुलेमान और किरतार हिल्स को अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो पहले तो ये देखो नॉर्थ वेस्ट क्या है। देखो ये टॉप वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारे पास, टॉप वाला पार्ट क्या होता है, टॉप वाला पार्ट होता है नॉर्थ, ये नॉर्थ है जम्मू कश्मीर। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे जो नॉर्थ के बिल्कुल एडजेसेंट अपोजिट साउथ होता है, ये वाला पार्ट क्या है, साउथ। ये वाला पार्ट क्या होता है, ईस्ट, एंड ये वाला पार्ट क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को कौन सी रिवर बोली थी, सुलेमान, सुलेमान एंड कीरतार। तो यहाँ पे सुलेमान एंड कीरतार रिवर है, ये कहाँ से होके जाती थी, सुलेमान एंड कीरतार हिल्स, दीज वर नॉट रिवर, दीज वर हिल्स। सो सुलेमान एंड कीरतार हिल्स तो नॉर्थ वेस्ट में थे। तो बेसिकली ये कौन सा पार्ट है, उस समय पाकिस्तान और ये सब डिवीजन नहीं हुआ था, ये सब बाद में हुआ है जब फ्रीडम फाइटिंग हमने की है ब्रिटिश के बाद, उसके बाद ये डिवीजन हुआ है पाकिस्तान का। तो उस समय सब एक ही पार्ट था। तो यहाँ पे जो सुलेमान और कीरतार आप देख सकते हो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ था। तो कुछ एरियाज यहाँ पे ऐसे थे जहाँ पे वुमेन और मैन ने पहले क्रॉप्स ग्रो किए थे। और कौन से क्रॉप्स ग्रो किए थे, यहाँ पे वीट और बार्ले ग्रो किए थे। और 8000 ईयर्स अगो, आप सोचो 8000 साल पहले उन्होंने यहाँ पर कहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, सुलेमान एंड कीरतार हिल्स के पास, जहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉप ग्रो की थी विच वॉज वीट एंड बार्ले। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। इसके साथ साथ जो लोग थे वो यहाँ पे एनिमल्स को भी, कहते हैं ना कि कैटल फीडिंग वगैरह रियर करना, उनको पालना वालना शुरू कर दिया था यहाँ पर। और यहाँ पे उन्होंने वो भी पालने शुरू कर दिए थे एनिमल्स, जैसे कि शीप, गोट, कैटल्स, और उनको उनके साथ यहाँ पे विलेजेस में ही रहते थे। ठीक है, लोकेट द गैरो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो मैप में हम देखते हैं कि गैरो हिल्स कहाँ पर है। गैरो हिल्स कहाँ पे मेंशन है, नॉर्थ ईस्ट। तो देखो नॉर्थ पार्ट क्या होता है, यहाँ होता है, ठीक है, और ईस्ट पार्ट कहाँ पे होता है, यहाँ ईस्ट साइड होता है। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो यानी हमारी गैरो हिल्स यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हो, ये हमारी हो गई गैरो हिल्स। और विंध्यास, विंध्यास कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है विंध्यास, दिस इज विंध्यास एंड दिस इज गैरो हिल्स। सो बेसिकली ये यहाँ पे रहते थे और इन्होंने अपनी जो एनिमल रियरिंग था वो भी यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, these were some of the other areas where agriculture developed. The place where rice was first grown are to the north of विंध्यास। तो जहाँ पे राइस फर्स्ट टाइम ग्रो हुई थी वो था विंध्यास का नॉर्थ। तो विंध्यास यहाँ पे, तो उसका नॉर्थ यहाँ पे होगा ना, तो यानी इस पोर्शन में राइस फर्स्ट ग्रो की थी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या रीड किया, हमने ये रीड किया कि पीपल जो है उस टाइम 1000 ईयर्स अगो पीपल कहाँ रहना पसंद करते थे, दे लाइक टू लिव नियर द बैंक ऑफ रिवर। तो नर्मदा हमने देखा था कि नर्मदा कहाँ पे आती है, नर्मदा मध्य प्रदेश से आती है। फिर कुछ पीपल जो वहाँ पे थे जो उस टाइम रहते थे, बहुत ही अर्ली जो पीपल थे वो क्या जानते थे, वो स्किल्ड हंटर्स थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। उनको अपना फूड खोजना पता था, उनको ये पता था कि हाँ कौन सी रूट्स, कौन से फ्रूट्स, कौन से फूड ईटेबल हैं, कौन से नहीं हैं। एंड दे वर ऑल्सो स्किल्ड इन हंटिंग द एनिमल्स, और इसीलिए वो ये भी पसंद करते थे कि नियर फॉरेस्ट वो स्टे करें। उसके बाद हमने रीड किया कि जैसे एरिया जैसे कि सुलेमान और कीरतार हिल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अभी जो एरिया है पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो फर्स्ट वुमेन और मैन थे उन्होंने अपने क्रॉप्स को ग्रो किया। कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया था उन्होंने ग्रो किया वीट एंड बार्ले को। ठीक है, वीट एंड बार्ले ग्रो किया। कब ग्रो किया था, 8000 ईयर्स अगो। फिर हमने रीड किया कि गैरो हिल्स में जो है वो रियरिंग एनिमल भी स्टार्ट हुआ था और एग्रीकल्चर डेवलप होने लग गया मैनी एरियाज में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर यहाँ से इवॉल्व होने लग गया था। पहले वो लोग जो फ्रूट्स वगैरह फॉरेस्ट पे जो फ्रूट मिल गए, एग्रीकल्चर कहीं नहीं हो रहा था।
पहले फ्रूट्स वगैरह मिल गए, रूट्स वगैरह जो इटेबल हो जाती थी, या फिर जो भी प्लांट वगैरह जो सराउंडिंग फॉरेस्ट में थे उनसे वो अपने ईटिंग का पर्पस पूरा करते थे। बट देन दे इवॉल्व एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट किया था सुलेमाना कीतार हिल्स से शुरू होते हुए ये गैरो हिल्स, और फिर नॉर्थ ऑफ विंध्यास में इन्होंने पहली बार राइस ग्रो किया था। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन, कहाँ राइस फर्स्ट ग्रो हुई थी? राइस ग्रो हुई थी फर्स्ट टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो हमें बोला है कि मैप जो है ये मेंशन है ना, इसमें आप एक बार रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज ट्रेस करो। बट बिफोर मूविंग टू इट, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं ना, वो स्मॉल स्मॉल रिवर्स होती हैं जो फ्लो कर जाती हैं एक बड़ी रिवर में। ठीक है, ये भी एक रिवर ही होती है। ट्रिब्यूटरीज आर ऑल्सो रिवर। जैसे रिवर है ना मेन रिवर, वैसे ये क्या होती हैं? ये चाइल्ड रिवर होती हैं। ये बेसिकली फ्लो करती हैं, पर इनका पानी फ्लो होके कहाँ पे आ जाता है? मेन रिवर जो होती है ना, जो बहुत बड़ी रिवर होती है, उसके अंदर आ जाता है। तो अब हमें ट्रेस करेंगे कि इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे फ्लो करती हैं। तो अगर आई हैव वन मैप, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ हैं। तो आप देखो, ये इंडस है, दिस इज इंडस। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी रिवर्स इस यहाँ पे आ रही हैं। ये देखो, अगर आप देखोगे तो झेलम, ये झेलम है। झेलम यहाँ से आते हुए देखो यहाँ पे आ रही है, ये रिवर में आ रही है। फिर चेनाब, चेनाब भी यहाँ से होते हुए इंडस में आ रही है। ठीक है, देन रवि, रवि भी यहाँ से होते हुए इंडस के अंदर ही जा रही है। देन बीस, बीस भी यहाँ से हो रही है और फिर इसी के अंदर जा रही है। उसी तरह सतलुज भी उसी में जाती है। ठीक है, ये सतलुज भी यहाँ से होते हुए ये जाएगी किसमें? इंडस में ही जाएगी। तो ये सब क्या हो गई? ये सब उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलुज। दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। Now next, about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. तो 4700 years ago जो है, कुछ सिटीज़ जो हुई थी ना, वो फ्लरिश हुई थी, बनना शुरू हुई थी। सिटीज़ कहाँ पे बनना शुरू हुई थी? वो बैंक ऑफ, इसी रिवर्स के बैंक पे बनना शुरू हुई थी 4700 years ago। जो फर्स्ट अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कब ये जो हमारी सिटीज़ हैं कहाँ पे बनना शुरू हुई थी, तो वो यहीं पर इंडस रिवर के पास में ही सिटीज बनना शुरू हुई थी। ठीक है, लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along sea coast। तो देखो 4700 years ago तो इंडस रिवर के पास, यानी सबसे पहले तो यहीं पे बनी थी हमारी सिटीज वगैरह, फ्लरिश हुई थी। उसके बाद 2500 years के अगो, ठीक है, इतना टाइम लग गया उसको, कहाँ पर सिटीज बनने में? गंगा रिवर के पास में, गंगा रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज के पास में। अब हम एक बार गंगा रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो देखो इसी मैप में गंगा आप देख सकते हो, यहाँ पे है कि गंगा रिवर देख सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे गंगा रिवर में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। देखो एक ये है सन, एक ये है गोमती, दिस इज ऑल्सो गोइंग। घाघरा, ये भी गंगा में जा रही है। देन यमुना, चंबल। ठीक है, ये सारी रिवर्स जो होती हैं ना, ये सब करते हुए, और भी रिवर्स यहाँ पे काशी, ये सब होते हुए किस में जा रही हैं? ये सब गंगा रिवर के अंदर जा रही हैं। तो ये क्या हो गई? ये गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गई। देन this is a map of South Asia including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China, Myanmar. South Asia is often called as a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and it is separated from the rest of the Asia by seas, hills and mountains. तो ये जो साउथ एशिया है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये सब कॉन्टिनेंट है। ऑल्दो ये बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट मीन्स ये बहुत छोटी है। ये
बहुत, ये इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से तो ये स्मॉल है पर तब भी ये काफ़ी बड़ी है। और ये एशिया के साथ सेपरेट कैसे हो रही है, बाय सीज, हिल्स और माउंटेन्स है ना, उसने इसको सेपरेट कर रखा है विद रेस्ट ऑफ द एशिया। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सन। तो हमने अभी ट्रिब्यूटरी जब मार्क कर रहे थे तो आपने देखा था, मैंने सन रिवर एक ट्रिब्यूटरी बताई थी कि ये गंगा में फ्लो कर रही है, राइट। तो अभी ट्रिब्यूटरीज वगैरह या रिवर्स वगैरह को जरूर मैप में एक बार फ्लो कर लिया, जाकर देख लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें मेमोराइज इजीली होंगी अगर आप पिक्चर्स देख के उनको याद करोगे तो। In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. तो एंशियंट टाइम में क्या था कि जो यहाँ पर ये इस रिवर्स के पास में जो एरियाज रहता था ना, और यहाँ से लेकर साउथ ऑफ गंगा, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था मगध, जो कि अभी क्या है, विच इज नाउ लाइंग इन द बिहार, बिहार स्टेट में अभी मगध लाई कर रही है, ठीक है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। इसके रूलर्स बहुत ही पावरफुल थे, उन्होंने एक लार्ज किंगडम बना रखी थी। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। तो और किंगडम्स जो हैं वो अदर पार्ट ऑफ कंट्री में भी सेटअप होने लग गए थे अब। Throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalaya, desert, river, seas, made journey dangerous at time but never impossible. तो जैसे जैसे लोग ट्रेवल कर रहे थे ना एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट, तो क्या हो रहा था, ये जो हिल्स और हाई माउंटेन्स था जिसमें ये आ गया, हिमालय आ गया, या डेजर्ट आ गया, रिवर्स आ गई, सीज आ गई, इन सब ने जर्नी लोगों की बहुत डिफिकल्ट की थी। क्योंकि शुरू में तो क्या था, लोग ऐसा नहीं था कि साथ साथ थे, तो शुरू में क्या था, लोग स्कैटर्ड थे। मान लो कुछ यहाँ पे थे, 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 तो लोग शुरू में स्कैटर्ड थे, यहाँ वहाँ सब थे। पर फिर मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, मूवमेंट आपस में शुरू हुआ। जब मूवमेंट शुरू हुआ तो लोग मूव करने लगे, पर जब मूव कर रहे थे एक पार्ट से, एक सब कॉन्टिनेंट से अनदर पार्ट्स में, तो पहली बात तो मूवमेंट भी क्यों हुआ, वाई वर दे मूविंग, उनको मूव करने की जरूरत ही क्या थी, खाना पीना तो हो ही रहा था ना, तो क्यों, तो देखो मूवमेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, जैसे फ्लड हो गया या ड्राउट आ गया, तो उस केस में तो भाई घर छोड़ के जाना होगा ना, दूसरा घर देखना होगा उनको, तो इसीलिए उस केस में ये हो रहा था मूवमेंट। या फिर अपनी लिवलीहुड को इंक्रीज करने के लिए या देखने के लिए कि हाँ कहीं पर अच्छा खाना या कुछ और सुविधा अच्छी मिल जाए, तो इसके केस में वो जा रहे थे। या फिर मूवमेंट ऑफ आर्मीज हो रही था जो कि कॉन्कर करने के लिए लैंड्स वगैरह, तो जैसे आर्मीज वगैरह थी वो क्या कर रहे थे, ये लोग ये एक लैंड से दूसरे लैंड कॉन्कर करा जा रहा था उस समय, तो इसलिए भी आर्मीज वगैरह मूव कर रही थी एक लैंड से दूसरे लैंड की तरफ। और ऑल्सो जैसे अभी आजकल भी होता है कि मर्चेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, कि ट्रेड वगैरह अगर उनको करना होता है तो वो एक सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो उस टाइम भी लोग ट्रेडिंग पर्पस की वजह से भी एक जगह से दूसरी लोकेशन पे मूव कर रहे थे। एंड रिलीजियस टीचर्स, जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं ना, जो कि मूव कर रहे होते थे विलेज टू विलेज अपने रिलीजन का प्रचार करने के लिए, तो वो लोग भी मूव कर रहे थे, काफ़ी लोग टाउन से टाउन मूव कर रहे थे। एंड देन देयर वर सम पीपल जो मूव कर रहे थे फॉर एडवेंचर डिस्कवरीज, कि कोई नई डिस्कवरी करनी है, कुछ नया प्लेस है, या जैसे राजा वगैरह हो गए वो हंटिंग करते करते बहुत दूर आ गए तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया कुछ अच्छा और भी अच्छा राज्य, जो उन्हें लगा कि यहाँ पे अगर मैं अपना किंगडम बनाऊँ तो ये तो और अच्छा दिखेगा, यहाँ से रिवर है पास में। तो इस केसेस में क्या हो रहा था, एक्सप्लोर कर रहे थे, वो मूव कर रहे थे लैंड्स। Throughout, the people travel from one part of the subcontinent to another. The hill and mountain include the Himalayas, desert, rivers, seas made journey dangerous at times but never impossible. So man and woman moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like floods or droughts. Sometimes man marched in armies conquering other lands. Beside, merchant travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people.
तो यही सब हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया मूवमेंट पीपल के बीच में क्यों हो रहा था। ठीक है, वो हो रहा था लिवलीहुड के लिए, या फिर एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स, या आर्मी जो है वो मार्च कर रही थी टू कॉन्कर द अदर लैंड, या फिर जो यहाँ पे प्रीस्ट हो गए या रिलीजियस टीचर्स हो गए वो वॉक कर रहे थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, सो दैट टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन प्रैक्टिसेस। उसके बाद वहाँ पे ट्रेडर्स जो थे, मर्चेंट्स हो गए, वो ट्रैवल कर रहे थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। एंड कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे एडवेंचर के लिए, अपने फन के लिए, टू डिस्कवर द न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। बट इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों से एक चीज़ हो रही थी कि ये जो मूवमेंट हो रहा था उससे शेयर होने लगे आइडियाज़ जो है, वो लोगों एक दूसरे से जैसे जैसे मिल रहे थे तो उनसे शेयर कर रहे थे आइडियाज़। अब जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में अलग टाइप के लोग रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब होगा क्या, जब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, जब नॉर्थ इंडियन वाले साउथ इंडियन की तरफ जाएंगे या साउथ इंडियन वाले नॉर्थ इंडियन, तो वो लोग आपस में अपना आइडिया डिस्कस करेंगे कि अच्छा हमारे यहाँ तो ये बनता है, या हमारे यहाँ तो ये पास में रिवर है, ये लेक है, आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ कैसा क्लाइमेट एनवायरनमेंट है। तो ये सब डिस्कशन बेसिकली शेयर होते थे आइडियाज बिटवीन द पीपल। एंड ऑल्सो जब भी ये मूवमेंट हुआ था या ट्रैवलिंग हो रही थी, तो जो हिल्स और माउंटेन्स थी जैसे हिमालय हो गई, डेजर्ट, रिवर, सीज, ये सब ने जर्नी को बहुत डिफिकल्ट बना दिया था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी हमारी जर्नी। बट ऐसा नहीं कह सकते जर्नी डिफिकल्ट हुई थी तो वो इम्पॉसिबल थी, नहीं, वो पॉसिबल तब भी थी, बट इट वॉज समवॉट डिफिकल्ट, क्योंकि इतना आसान नहीं था कि हिमालयाज के ऊपर से डेजर्ट के को पार करके, क्योंकि उस समय इतना एडवांसमेंट भी नहीं था। अभी तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बट उस टाइम आप सोचो एक जगह से दूसरी जगह जाना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अडेज? अब बताओ अभी पीपल लोग क्यों ट्रेवल करते हैं? आप ही कहीं समर वेकेशन या कहीं पे घूमने जाते होगे, ट्रैवल करते होगे, तो क्यों ट्रैवल करते हो? तो देखो आज भी लोग ट्रैवल करते हैं। एक तो मेन रीज़न है कि ट्रेडिंग पर्पज से की वजह से कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, ये ट्रेड वगैरह। और दूसरी चीज़ है, अब हम एस्केप नहीं करते क्योंकि हमारा घर पूरा मकान बन गया होता है। ऐसा नहीं होता कि ड्राउट आया या सुनामी या कुछ भी आया तो हम छोड़ छाड़ के अपना घर निकल लेते हैं, नहीं। अब हम घर छोड़ के तो नहीं जाते हैं। हाँ, हम ऐसा प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगर कुछ ऐसा आता है तो हाउ कैन बी प्रिवेंटेड एंड बी सेफ इन आर होम्स, तो हम उसके तरीके ढूंढते हैं। और हम क्यों ट्रैवल करते हैं, जैसे आज भी लोगों को बहुत एडवेंचरस होने का शौक है कि हाँ ठीक है मुझे दूसरी जगह पे जाना है, घूमना है, दूसरे प्लेस को एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए भी लोग ट्रैवल करते हैं nowadays. Look at the map once more. Hills, mountains, and sea form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movement of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years ago. तो ये जो बेसिकली वो मूव कर रहे थे ना, वन प्लेस से अदर प्लेस में घूम रहे थे, तो इससे जो आइडिया जो शेयर कर रहे थे, तो वो कौन से आइडिया शेयर कर रहे थे? वो आइडिया शेयर कर रहे थे कि आप क्या कार्व कैसे करते हो, आप स्टोन्स कार्विंग कैसे करते हो, आप कौन सा फूड कुक करते हो, या आप कौन से म्यूजिक कंपोज करते हो, कौन सा डांस करते हो। मतलब ये एक तरह से कल्चर ट्रेडिशन जो है एक्सचेंज है, आपस में बात करके वो हो रहा था कि हाँ आप कौन सा फॉलो करते हो, हम कौन सा फॉलो करते हो। तो ये आइडियाज ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। और जैसे यहाँ पे बोला है हिल्स एंड माउंटेन्स देखने के लिए, तो देखो यहाँ पे काफ़ी हिल्स हमने ये रीड किया था ना, हिल्स में गारो हिल्स रीड किया था, फिर किरतार एंड सुलेमान, सो ये हिमालयास। तो ये माउंटेन्स को क्रॉस करके, ये रिवर्स जो हमने अभी देखी थी, इनको क्रॉस करके जो भी पीपल थे वो ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इट वॉज अ समवॉट टीडियस टास्क, क्योंकि इतना आसान टास्क नहीं था वो, बट देन ऑल्सो दे वर एबल टू डू इट, कि वो कर ले रहे थे। वो कई लोग उसमें से जो एडवेंचरस लोग थे वो मूव कर ले रहे थे, एंड दे वर एबल टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस एंड शेयर द आइडियाज बिटवीन द पीपल। Now coming to the topic names of the land.
टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। सो हमारी कंट्री के लिए आपने भी ये नाम सुना होगा, दो नाम तो बहुत ज़्यादा जाने जाता है, इंडिया और भारत। ये दो नामों से आज भी हम अपनी कंट्री को बोलते हैं, ये दो नाम हम बोलते हैं ना कंट्री के लिए। इंडिया भी सुना होगा, भारत भी सुना होगा आपने। तो इंडिया कहाँ से आया है? अब ये नाम अगर रखे हैं तो इनके पीछे कोई स्टोरी रही होगी, ऐसा तो नाम नहीं रख दिए, तो इनके पीछे स्टोरीज रही होंगी। तो अभी हम वही स्टडी करेंगे कि हाउ डज ये इंडिया नाम कैसे रखा गया, कैसे आया ये, फिर भारत नाम कैसे आया, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पैराग्राफ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and Greek who come through the northwest about 9500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos. And the land to the east of the river was called India. So इंडिया की कहानी क्या थी, कैसे रखा गया था इंडिया नाम? ये इंडस रिवर जो थी ना, उससे नाम आया था। तो आई नो बहुत अलग लग रहा होगा, इंडस से इंडिया कैसे बना, पर हुआ क्या कि ये इंडस जो है ना, पहले तो आपको ये भी एक टर्म याद रखनी होगी कि इंडस को संस्कृत में क्या बुलाते हैं। इंडस को संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु घाटी का बारे में भी वो आगे चैप्टर्स में है, तो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना देख लो कि इंडस को क्या बोलते हैं, इंडस को सिंधु, सिंधु भी बोलते हैं। देन क्या हुआ था कि जो ईरान और ग्रीस जब आ रहे थे ना, जो ईरानियंस और ग्रीक जो नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे 2500 ईयर्स अगो, तो ये इंडस रिवर से फैमिलियर थे कि हाँ ये इंडस रिवर है। और इसको इंडस रिवर को क्या बोलते थे वो, हिंदोस और इंडोस। क्या बोलते थे? हिंदोस, हिंदोस से इंडोस शुरू हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो लैंड जो ईस्ट ऑफ द रिवर है ना, ये रिवर के ईस्ट में पड़ती है जो लैंड, उसका नाम इंडिया रख दिया था। तो एक बार मैं मैप में आपको दिखाती हूँ कि ग्रीस और ईरान कहाँ है। So like you can see here, ये हमारा इंडिया है, दिस वन, ये यहाँ पे ग्रीस है, एंड ईरान इज हियर, ईरान है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ग्रीस और ईरान जब आ रहे थे ना, तो वो फैमिलियर थे। इंडस रिवर हमारी यहाँ पे फ्लो हो रही थी ना, ये पाकिस्तान के साइड में यहाँ पे, तो वो इस इंडस रिवर से फैमिलियर थे। तो वो इसको क्या बुलाते थे, इसको हिंदोस और इंडोस बुला रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि ठीक है, ये थोड़ा तो आइडिया हो गया है कि नहीं, बट इन्होंने कहा कि ठीक है, इस रिवर के कहाँ पर, कौन से पार्ट में आएगा, इस रिवर के ईस्ट। इस रिवर का ईस्ट कैसे हो जाएगा? देखो, ये रिवर अगर यहाँ पे फ्लो कर रही है तो नॉर्थ यहाँ पे होगा, दिस वुड बी नॉर्थ पार्ट, दिस वुड बी, ये पार्ट कौन सा होगा, दिस पार्ट वुड बी ईस्ट, दिस वुड बी साउथ, एंड यहाँ पे क्या होगा हमारा, वेस्ट। तो अब यहाँ से वो अगर ट्रैवल कर रहे थे तो इस रिवर के ईस्ट में उन्होंने कहा जो पार्ट फॉल कर रहा है, जो पार्ट ईस्ट में फॉल कर रहा है जो लैंड, उसको क्या कहा उन्होंने, उसका नाम इंडिया रख दिया। तो इससे ही हमारी कंट्री का नेम क्या पड़ा था, इंडिया। तो हमने ये स्टडी किया कि ईरान और ग्रीस जो हैं वो फैमिलियर थे, एंड दे वर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे। आपने देखा ना यहाँ पे, देखो नॉर्थ यहाँ पे है ना, और ये वेस्ट है, तो यानी ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, दिस रीजन वुड बी नॉर्थ वेस्ट। ये रीजन क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा पूरा नॉर्थ वेस्ट। अगर यहाँ का रीजन है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का अगर रीजन होगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच का रीजन कौन सा होगा, साउथ ईस्ट के बीच में ये वाला रीजन होगा, एंड साउथ वेस्ट के बीच में कौन सा रीजन होगा, ये वाला साउथ वेस्ट। दिस रीजन वुड फॉल अंडर साउथ वेस्ट। तो वो कहाँ से आ रहे थे, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आ रहे थे। कब आ रहे थे, 2500 ईयर्स अगो आ रहे थे। वो फैमिलियर थे इंडस रिवर से, और उन्होंने उसको क्या बुलाते थे, वो हिंदोज और इंडोस बुलाते थे। उन्होंने कहा जो लैंड जो कि ईस्ट ऑफ द रिवर के पास फॉल कर रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम हम रख देते हैं इंडिया रख देते हैं। तो ऐसे ही इंडिया का नाम इंडिया आ गया था, ठीक है, फिर इंडिया बोलने लग गए। अब भारत कैसे नाम पड़ा था इंडिया का,
The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and were mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. तो भारत नाम कैसे पड़ा था? जो भारत है ना, ये मेंशन था ऋग्वेदा में, ठीक है, और ऋग्वेदा में ये 3500 ईयर्स अगो ये हमारी संस्कृत में भी मेंशन है, और ये कब मेंशन था? 3500 ईयर्स अगो। और ये बेसिकली यूज था फॉर कुछ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट वाले जो पीपल होते थे ना, यहाँ वाले, इनके लिए ये यूज हुआ था ऋग्वेदा संस्कृत में, और इनके बारे में मेंशन था। बाद में ये इसी का नाम हमारी कंट्री के लिए पड़ गया, भारत भी बुलाने लग गए हम। तो आपने अभी तक पढ़ा कि हाँ, हमने कैसे इंडिया का नाम इंडिया आया था एंड भारत आया। मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, finding out about the past. There are several ways of finding out about our past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. They were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in the Himalayas. तो अब हमें पास्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, मूवमेंट कैसे हो रहा था, लोगों के बीच में लैंड का नेम क्या था, ये सब रीड कर लिया। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि अपने पास्ट के बारे में हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि अब पता कैसे चला था लोगों के बारे में, स्टडी कैसे करना उन्होंने शुरू किया इनके ऊपर। तो कैसे शुरू किया? कुछ कुछ ऐसे एविडेंसेस उनको मिले जिसके थ्रू वो स्टडी कर पाए, पास्ट को रीड कर पाए। तो जैसे उनमें से एक जो एविडेंस है दैट इज कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी? बुक्स थी जो कि लिखी गई थी लॉन्ग अगो। दे वर द हैंड रिटन बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। अब इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट में ये जो है ना, ये पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे आर रिटन बाय हैंड, और ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका लैटिन वर्ड मनु है, जिसका मीनिंग क्या है? हैंड। तो ये क्या हो गया? हैंड स्क्रिप्ट्स, की हाथों से लिखी गई स्क्रिप्ट्स। ये किस पर लिखी जाती थी? अब उस समय पेपर पेन ये सब तो डेवलप हुए नहीं थे, तो उस समय ये किस पर लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी पाम लीफ पर। पाम की जो पत्ते होते हैं ना, ये उन पे लिखी जाती थी, या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज birch विच ग्रोज इन द हिमालयाज, या फिर ये एक स्पेशली एक बार्क ट्री का ग्रो होता था जिस पर कि जो कि birch वाली ट्री है, जो कि कहाँ पे आसपास ग्रो होता था? हिमालय के, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिगर शो कर देती हूँ। देखो ये फिगर है, ये फिगर की जो बाग देख रहे हो वाइट कलर का, वो इसी को स्पेसिफिकली यूज करते थे टू राइट देयर स्क्रिप्ट्स। अपनी स्क्रिप्ट्स यहीं पे वो जो भी उन्हें हैंड रिटन लिखना था वो इसके थ्रू इसके ऊपर लिखते थे। Over the years, many manuscripts were eaten by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books deal with all kind of subjects: religious belief, practices, the life of the king, medicine, and science. Besides, there were epic poem plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. So, अब ये कहाँ पे सारा मेंटेन हुआ था? ये सब पत्तों पे और जो ट्रीज की जो बाग थी उन पे ये सब स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी, ठीक है। जैसे ये नीचे एग्जांपल में भी ये फिगर गिवन है ना, तो ये इस ऐसे ही लिखी जा रही थी इन पेपर्स, इन बेसिकली लीव्स वगैरह पे। अब ये जो काफ़ी साल होते गए तो ये क्योंकि मेंटेन सही से नहीं हो पा रही, तो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया था, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी, वाटर में चली गई हो, ड्रॉट्स वगैरह या मतलब फ्लड वगैरह में आए की वजह से कुछ डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। पर इसमें से कुछ जो है वो सर्वाइव हुई हैं, कुछ अभी भी बची हुई हैं जो कि टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज में थे। जैसे उस टाइम कुछ लोगों ने वेद ग्रंथ के बारे में कुछ लिखा तो उसको उन्होंने प्रिजर्व कर दिया कि ये तो बहुत होली चीज़ है, इसको हम टेम्पल और मॉनेस्ट्रीज, तो वो वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अभी भी प्रिजर्व्ड हैं। ये जो बुक्स हैं ना जो ये लिखी गई हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो किस क्या क्या चीज़ों के ऊपर, क्या उनके सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई हैं? ये बेसिकली लिखी गई है रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस पे, किंग की लाइफ्स कैसे हुआ करती थी उस समय, मेडिसिन के ऊपर, साइंस के ऊपर, इसके साथ साथ इसमें एपिक पोएम प्लेस ये सब भी लिखा हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। और इसकी लैंग्वेज क्या यूज़ होती थी उस समय? उस समय यूज़ होती थी संस्कृत,
देखो जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये संस्कृत में ये पूरा मैन्युस्क्रिप्ट मेंशन्ड है। तो संस्कृत यूज़ होती थी, पर संस्कृत उस टाइम ना बहुत ही एजुकेटेड लोग जो होते थे उन्हीं को आती थी। नॉट मैनी ऑफ देम नो संस्कृत, संस्कृत सबको इजीली नहीं आती थी। तो ऑर्डिनरी पीपल किस में लिखते थे? ऑर्डिनरी पीपल लिखते थे प्राकृत लैंग्वेज में यहाँ पर, एंड सम ऑफ द पीपल रोट इन तमिल। तो बेसिकली इन तीन ही लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। कौन कौन सी हैं? संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये कौन सी है? पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a Bach manuscript, turn to page 37. तो यहाँ पे देखो, ये एक एक पेजेस को ऐसे लिखकर उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखकर यहाँ पे होल्ड किया हुआ है ना, इसमें टाई कर देते थे और उसकी बुक फॉर्म कर देते थे और उस बुक को प्रिजर्व करके रखा जाता था। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ सेकंड क्या था एविडेंस का? एक तो हमें हो गया कि हम एविडेंस कहाँ से मिला था? मैन्युस्क्रिप्ट से। सेकंड है इंस्क्रिप्शंस। We can also study inscriptions. They are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, king often kept record of victories in battles. Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? So basically अब हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा जो कि लीफ वगैरह पे या फिर बार्क ऑपरेटिव पे मेंटेन होती थी। अब इंस्क्रिप्शंस आए। इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो बेसिकली हार्ड सरफेसेस होते थे ना, जैसे स्टोन हो गया या मेटल हो गया, वो हार्ड सरफेस पे मेंटेन करने लग गए थे हम इंस्क्रिप्शंस। और इसमें बेसिकली क्या होता था? ऑर्डर्स हो गए किंग्स के, या फिर पीपल की लाइफ के बारे में, किंग क्वीन या अदर लोगों की लाइफ के बारे में, या फिर जो जब किंग कोई रिकॉर्ड बैटल कोई जीतता था ना तो उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता था इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो बेसिकली हमने क्या क्या रीड किया इंस्क्रिप्शन में कि ये कहाँ पे लिखते थे? दीज वर द राइटिंग्स विच वर एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन एंड मेटल। क्या क्या लिखा जाता था इन इंस्क्रिप्शन पे? कभी कभी किंग अपने ऑर्डर्स को लिख देते थे इस पे, सो दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। और अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन है जैसे कि मैन और वुमेन के बारे में, वो क्या करते थे वो सब रिकॉर्ड करके उस पर लिखते थे। किंग अपनी विक्ट्रीज के बारे में उसमें मेंशन करते थे। अब उसके एडवांटेजेस क्या थे? हार्ड सरफेस पर लिखने का एडवांटेज एक तो मेन ये था कि उसको इंसेक्ट नहीं खा सकते हैं, जैसे वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारी, पर इसको इंसेक्ट एज इन सच नहीं खा सकते। और डिफ़िकल्टीज क्या है कि थोड़ा समवॉट डिफ़िकल्ट है टू राइट ऑन द हार्ड सरफेसेस, तो थोड़ा सा लिखना डिफ़िकल्ट होता था। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। There were many other things that were made and used in the past. Those were studied. These objects are called archaeologists. वहाँ पे और भी चीज़ें थी जो कि बनी थी और पास में बन रही थी और यूज़ हो रही थी, जो उनके ऊपर स्टडी करते थे, जो इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी करते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता था। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. वो क्या स्टडी कर रहे थे? वो बिल्डिंग की जो रिमेनिंग पार्ट रह गए ना, जो स्टोन ब्रिक्स कैसे यूज़ हुए हैं, कौन सी पेंटिंग, कौन से स्कल्पचर यूज़ हुए हैं, वो सब वो स्टडी करते थे टू नो द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग एट दैट टाइम। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. वो क्या करते थे? वो एक्सप्लोर करते थे और एक्सकवेट करते थे। एक्सकवेट मतलब क्या होता है कि खुदाई करना। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो है खुदाई करके, कई चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी रिमेन्स जो हैं वो अंदर डिग हो जाते हैं, तो हम वो खुदाई करके उन चीज़ों को बाहर निकाल के उन पर भी स्टडी करते थे। जैसे टूल्स हो गए, उस समय कैसे टूल्स यूज़ किया करते थे सोल्जर्स बैटल्स के टाइम, उन पर स्टडी करना। वेपन्स कौन कौन से यूज़ होते थे, पॉट्स कौन से यूज़ होते थे, पैन्स कौन से यूज़ होते थे, क्या ऑर्नामेंट्स वो वियर करते थे, और किस टाइप का कॉइन यूज़ होता था उस टाइम। तो ये सब जो है, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इन पर स्टडी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल।
Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. अभी जो ऑब्जेक्ट्स होते थे ना, ये स्टोन से बन सकते थे, बोन से, या फिर क्ले या मेटल, इन सब चीज़ों से ये ऑब्जेक्ट्स जो थे वो बने होते थे। टूल्स, वेपन्स, पॉट, पेन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स ना, इन सब चीज़ों से, मटेरियल से बने होते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस। अब अगर ऑब्जेक्ट्स जो कि हार्ड सब्सटेंसेस से बने होंगे तो वो ऑब्वियसली सर्वाइव करेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो वही यहाँ पे मेंशन है, ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप ये देखो, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, उसका डायग्राम मेंशन है कि ओल्ड इंस्क्रिप्शन का। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस यूज है, वन ऑन द टॉप इज डिफरेंट एंड ऑन द बॉटम ये एक दूसरी लैंग्वेज यूज हुई है। द इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो, ये 2250 ईयर्स अगो की इंस्क्रिप्शन है। और ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? इन कंडाहार, जो कि अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। और ये किसके ऑर्डर में ये इंस्क्राइब्ड हुई थी? अशोका के अंडर में। वेन वी राइट एनी थिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो है वो क्या होती है? स्क्रिप्ट कोई भी लेटर, कोई भी साइन, जैसे हम आज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं ना, उस समय लेटर साइन के अकॉर्डिंग हम लिखते थे। वेन वी रीड वॉट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, स्पीक करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ना। हम विदाउट लैंग्वेज तो हम कुछ भी लिख या बोल नहीं सकते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है इस पर 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। जो टॉप पर लैंग्वेज यूज़ हुई है वो है ग्रीक, और जो नीचे जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो है आरामाइक, विच वर यूज इन दिस एरिया। ये दोनों लैंग्वेजेस जो है वो इस एरिया में, कंदाहार में यूज़ होती थी, ग्रीक एंड आरामाइक। ग्रीक कहाँ पे यूज़ हुई है? टॉप में, एंड आरामाइक ऑन द बॉटम। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fishes. और आर्कियोलॉजिस्ट किसके ऊपर देखे थे? वो बिल्डिंग्स के रिमेनिंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ये सब तो देख ही रहे थे, बट इसके साथ साथ वो और देखने लग गए थे जो भी ये बोन्स होती है ना, किसकी? एनिमल्स की, फिश की, बर्ड की, इन सबको भी देखने, स्टडी इनके ऊपर भी करने लग गए थे, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट, कि लोग पहले क्या खाते थे। वो सब की स्टडी करने के लिए वो इन एनिमल्स की बोन्स पे भी स्टडी करने लग गए थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड ऑफ अ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन burned, they survive in a charred form. Do you think clothes is found frequently by archaeologists? अब प्लांट जो हैं वो इतने टाइम तक सर्वाइव कर पाना बहुत ही रेयरली होता है, यूजुअली बहुत लेस चांसेस होते हैं, बिकॉज दिस थाउजेंड ऑफ ईयर अगो की बातें वो चल रही हैं। तो इसीलिए कोई सीड रह गई या फिर कुछ पीसेस अगर वुड के बर्न हो गए तो वो चार्ड फॉर्म में सर्वाइव कर पाते हैं। और उन सब चीज़ों से जितना आर्कियोलॉजिस्ट पता कर पाते हैं उतना करते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि इन सब चीज़ों को रीड करके, जहाँ पे उनको हिस्ट्री का या कोई ऐसा पिन पॉइंट भी नहीं पता है। आज तो हमारे पास बुक्स हैं, काफ़ी चीज़ें मेंशन है, बट वो जब स्टार्ट कर रहे थे तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी, और देन ऑल्सो सारी चीज़ों को रीड करके ये सब डॉक्यूमेंट कर पाना, दिस वॉज अ ग्रेट वर्क डन बाय देम। Historians, that is scholars, who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clue to find out about our past. तो जो हिस्टोरियंस है, स्कॉलर्स हैं ना, जो पास्ट के ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो इन्हीं सब जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर की थी बाय मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजी के थ्रू, वो इन सब चीज़ों को एज अ सोर्स मान के चलते थे कि इनका सोर्स यही था। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो इसी सोर्स के ऊपर होगा डॉक्यूमेंट। तो वंस जब ये सोर्सेज फाउंड हो गए थे, पास्ट के ऊपर स्टडी हो गई थी थोड़ी, तो ये लर्निंग अबाउट द पास्ट तो ये है, ये एडवेंचर बन गया था। जानने की जागरूकता थी कि हाँ उस टाइम के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या वो बेसिकली ऑक्यूपेशन करते थे, कैसे अपने लाइफ स्पेंड करते थे। सो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली एक टाइप से आप मान सकते हो डिटेक्टिव, जैसे सीआईडी वगैरह आप देखते हो, जैसे केस के बारे में वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये बेसिकली ये भी एक डिटेक्टिव का तरह काम करते हैं, जो कि ये सारे सोर्सेज को क्ल्यू की तरह
लगाकर ये फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी, कैसे लोग रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, ये सब स्टडी वो लोग करते हैं अकॉर्डिंगली. नाउ दिस इज अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. ये पॉट है फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. एंड ये जो है ये यहाँ पे सिल्वर कॉइन मेंशन्ड है. यहाँ पे ये सिल्वर कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन्स है. ये पॉट जो है ये तो 4700 ईयर्स अगो का है, ठीक है. और ये जो कॉइन है ये राइट साइड में दे वर यूज 2500 ईयर्स अगो, ठीक है. अगर आप ये नोटिस करो तो उस समय के कॉइन सिल्वर के होते थे, बट अभी सिल्वर का दाम बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अभी हमारे कॉइन्स जो है मेटल्स के बने रहते हैं. हमारे कॉइन्स जो है अभी सर्कल फॉर्म में यूज़ होते हैं. उस टाइम के कॉइन्स किस टाइप में यूज़ होते थे, ऐसे. उनका सरफेस जो है वो ऐसा रफ टाइप की सरफेसेस और इस पर अपने अलग यहाँ पे साइंस बने हुए हैं, सिम्बल्स बने हुए हैं. हमारे कॉइन्स यहाँ से बहुत अलग है. तो वो इवॉल्व होता होता जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना, वैसे वैसे काफ़ी चीज़ों में इवोल्यूशन आया. और उसकी वजह से ही हमारा मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं कॉइन बनाने में, क्या उस पर लिखा जा रहा है, ये सब भी चेंज होता गया. One past or many. Did you notice the title of the book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the life of herders or farmers were different from those of a king and queen. The life of merchant were different from craftsperson and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and custom in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, collecting forest produce. By contrast, many people living in cities depend on other for supply of food. Differences such as these existed in the past as well. तो बेसिकली हम इस पैराग्राफ में क्या रीड कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी बुक का भी नाम देखा होगा तो आपकी बुक का नाम मेंशन है आवर पास्ट. पास्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है. वो प्लूरल में क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए. मेरा पास्ट डिफरेंट होगा, आपके लिए पास्ट डिफरेंट होगा, किसी और के लिए कुछ दूसरा होगा. ऐसा नहीं है सबके लिए सेम ही पास्ट है. वी हैव डिफरेंट पास्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. जैसे कि अगर फार्मर की लाइफ है तो वो बहुत ही डिफरेंट होगी किससे, किंग ऑफ क्वीन से. मर्चेंट की लाइफ डिफरेंट होगी फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन से. तो पीपल की लाइफ बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द सेट ऑफ अदर पीपल. पीपल फॉलो कर रहे थे डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कस्टम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में. फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड. उनको अपना, आज भी जो ट्राइबल्स होते हैं ना जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं, वो अपना ओन फूड प्रिपेयर करते हैं. कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, बाय हंटिंग और फिशिंग या फॉरेस्ट वगैरह से अपना प्रोड्यूस करते लेते हैं फूड वगैरह. तो वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. बट जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो आज भी डिपेंडेंट होते हैं अपनी सप्लाईज ऑफ फूड पर, कि अपनी सप्लाईज के लिए वो भी डिपेंडेंट है आज भी. Beside this, there's another kind of difference. We know a great deal about king and the battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunter, fishing folk, gatherer, farmer, herder did not keep record of what they did. While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. अब एक और काइंड का डिफरेंस है. देखो जैसे हमें किंग्स और उनके बैटल्स के बारे में, राजा के रानी के बारे में तो काफ़ी कुछ पता है क्योंकि वो रिकॉर्ड रखवाते थे अपनी विक्ट्रीज का, अपने लाइफ स्टाइल का. बट वॉट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, जो वहाँ पे ऑर्डिनरी लोग थे जैसे हंटर, गैदरर, फार्मर्स, ये कैसे रिकॉर्ड रखवाते थे? ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे. इनके लिए तो नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे लाइफ चल रही थी. दे डू नॉट यूज टू कीप एनी रिकॉर्ड्स. तो ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से आज भी आर्कियोलॉजी में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है. हम इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता कर पाए हैं. काफ़ी चीज़ें पता भी की हैं बट सम थिंग्स आर विच आर स्टिल अननोन. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट डू डेट्स मीन. सो इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई आपसे डेट पूछेगा, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग. अगर आपसे कोई भी डे पूछेगा तो आप क्या कहोगे? आप जैसे आज की डेट बोलोगे 5th of May, आप बोल दोगे 8th of May, सॉरी 8th of May 2024 आप बोल दोगे, ठीक है. तो बेसिकली ये आप क्या बता रहे हो, ये डेट आपने मेंशन कर दी कि हाँ 8 डेट है, मंथ कौन सा है, मई है, एंड ईयर कौन सा है, 2024 है.
These years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ. अब ये dates जो है ना वो असाइंड होती हैं from the birth of Jesus Christ, जो कि फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के. सो जैसे हम आज बोलते हैं 2000, तो 2000 का मतलब क्या है कि 2000 ईयर्स हो चुके हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. 2000 ईयर्स हो चुके हैं. ठीक है, हम आज बोलते हैं 2024, तो उसका मतलब क्या है कि 2024 ईयर्स हो चुके हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. एंड ऑल द डेट्स विच वर बिफोर द डेट बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC. तो डेट जो कि बिफोर, जब तक जीसस क्राइस्ट का बॉर्न नहीं हुआ था उससे पहले वाली जो ईयर थे उसको हम किस में पढ़ते हैं, उसको हम BC में पढ़ते हैं. दैट इज बिफोर क्राइस्ट, कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. अब यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे BC वी हैव स्टैंड. BC जो है वो स्टैंड होता है बिफोर क्राइस्ट. यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स. AD का मतलब क्या है? AD मीन्स एनो डोमिनी. ठीक है, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. इसका मतलब क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. सो बेसिकली 2000 अगर हमारा अभी 24 चल रहा है, उसको हम लिख सकते हैं 2024 AD. यहाँ पे लिखा है जैसे एग्जाम्पल 2012 को AD 2012. दैट मीन्स दिस इज 2012 years after the birth of Jesus Christ. समटाइम्स CE जो है वो यूज होता है इंस्टेड ऑफ AD और BCE यूज होता है इंस्टेड ऑफ BC. तो CE क्या है? CE होता है कॉमन एरा एंड BCE क्या होता है? BCE होता है बिफोर कॉमन एरा. हम ये दोनों टर्म्स इसलिए यूज करते हैं बिकॉज क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग अपने डेट्स को भी यूज करते हैं. इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 years ago. एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट. BP का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट. सो दिस वॉज रिलेटेड टू द डेट्स. अब ये देखो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हुई थी हार्ड सरफेसेस पे. Many of these were inscribed several hundred of years ago. All inscription contain both script भी होती हैं उनमें languages भी होती हैं. Languages which were used as well as script have changed over time. Languages जो हैं वो evolved हुई हैं time के साथ साथ. So how do scholars understand what was inscribed? क्या लिखा हुआ है scholars को कैसे पता चलेगा? This can be done through a process known as decipherment. Decipherment. One of the famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in Africa where there were kings and queens almost 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscription in 3 different languages and script, Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called as cartouche. Then they placed the Greek and Egyptian side by side and identified the sound for which the Egyptian letters stood. And you can see a lion stood for L, a bird for A. Once they knew what the letter stood for, they could read other inscription as well. तो इस तरह से उन्होंने inscription पढ़ना शुरू किया था. उन्होंने कहा था L for lion, यहाँ पे bird के लिए प्रेजेंट था A. तो इसी तरह से हमारी लैंग्वेजेस भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई थी. हमारा बेस यही सब इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट्स ये सब जो थी, इसी से हमारा इन्हीं सब को लेकर हमारा जो बाकी पास्ट को कंसिडर करके पास्ट को एज अ सोर्स मानकर हमारा जो भी इवोल्यूशन हुआ था उस सोर्सेज के ऊपर हुआ था. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.